लैपटॉप प्रोटोटाइप लेके सारी चीज़ें लेके जाते हैं। दुनिया को उसका फ़ायदा होता है जहाँ पे एग्जीबिशन होती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े कंट्री के डेलीगेशन आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर वहाँ पे व्यापार बढ़ता है, वहाँ पे बिजनेस बढ़ता है, वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर पीयूष गोयल, इंडिया G20 होम। अभी एन हो तो देखते इस वीडियो में क्या है। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली यहीं पर ये है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ हमने सभी आसन के साथ साथ ये QR कोड भी बनाया। ओके, वेरी नाइस। तो फिर ये IITPO का ये वेबसाइट शुरू हो गया और यहाँ पर मुझे हर एक आसन का अपना अपना कोई महत्व है। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, आवाज ही नहीं निकलती थी। और अभी हम रात को यहाँ हैं, रात तक तो एकदम आवाज चली जाती। करेक्ट करेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो। तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला, एंड नाउ आई एम एबल टू रन थ्रू अ होल डे विदाउट एनी स्ट्रेस। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फी थिएटर्स भी हैं जहाँ कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फी थिएटर ओपन एयर। तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या दृश्य होगा, क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है। अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। करेक्ट। वो आके सब देखे और उनको लगे दिस इज माई इंडिया, करेक्ट, दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर। करेक्ट। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी। ये कारपेट वीवर हूँ, तो मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। डिड यू नो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है?
2700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो जाएगी। मैं इससे कह रहा हूं कि आज सुबह ही हमने एक कर्टन रेजर किया है विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रही। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती थी अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे। आइए आप यहाँ पे, हम कंपटीशन में स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। हमारी कंपनियों में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाएं और अपने चीजें हम दिखाएं, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते हैं। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह पे उनको भारत के भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते हैं। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा। भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी। तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए। एक ऐसा माहौल बने जहाँ हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहाँ लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बनाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखेंगे तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी। और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के प्रति। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हो गए। सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे ओर देखने का, दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था। उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिस्ट की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी, और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में गिना जाता,
विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा, विश्व भारत को एक नए नजरिए से देखे, विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच। जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपका क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी, आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पे जाएंगे, पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047 तक, यानी आज से 10 गुना बड़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट्स। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी के शिकार होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवरी में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेरएज़ जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा। एंड इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए और किसी फील्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं, जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करेंगे। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। को जरा भी कोई सामान सस्ता बाहर से मिल जाए तो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं, काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को। उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को दें। और सरकार नहीं, सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करें। उससे एक आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की है। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे नियति बहन के आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो अभी दुर्गा पूजा त्योहार आ रहे हैं, इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस दें। क्योंकि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे थैंक यू सो मच। और ये जो आपका योगदान है, ये एक प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए, इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा।
आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक मॉडर्न तरीके से दुनिया के सामने रखने के काबिल है। जी जनाब, जब इसका उद्घाटन हुआ था, जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, तब भी वीडियो देखी थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डिटेल से बहुत कुछ पता चला। 123 एकड़ पे बना हुआ, अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होंगी और इनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमने इसके अंदर वो सब कुछ भी मतलब है कि उस एग्जीबिशन में जो टेक्सटाइल एग्जीबिशन लगेगी उसमें हमने लोगों को भी इनवाइट किया। दुनिया की जो फैक्ट्रीज हैं, दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी आके अपने आप को दुनिया को दिखाएं। हमें कंपटीशन का भी डर नहीं है, हम रेट के हवाले से, हम प्राइस के हवाले से, हम क्वालिटी के हवाले से अपने ऊपर श्योर हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इस तरह की बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होगी तो इन्वेस्टमेंट, जो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है 2700 करोड़ जो ज़ाया थोड़ी होनी है। जब इतनी बड़ी बड़ी एग्जीबिशन है, इसमें मुल्क में कितनी ग्रोथ होगी, कल दुनिया के सामने कल्चर जाएगा, कल्चर एग्जीबिशंस होंगी। एग्जीबिशन जब इंडिया खुद जब कोई चीज़ बनाता है या अब मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बेशुमार काम हो रहा है, तो ये सारी दुनिया को दिखाने की कोई तो जगह हो, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे दुनिया को ये बताया जाए कि हम ये हैं, हम ये बना सकते हैं और हम ये प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा है। प्लेन तक बना रहे हैं, ट्रेन तक बना रहे हैं, गाड़ियाँ तक बना रहे हैं, मोबाइल तक बना रहे हैं, हर चीज़ अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन ये दुनिया तक कैसे जाए? अब क्या होता है, दुबई में या कोई और कंट्रीज़ में एग्जीबिशन लगती हैं तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उठ के वहाँ जाते हैं, अपना सारा मटेरियल लेके, अपनी सारी चीज़ें लेके, अपने सारे प्रोटोटाइप लेके, सारी चीज़ें लेके जाते हैं। दुनिया को उसका फ़ायदा होता है जहाँ पे एग्जीबिशन होती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े कंट्री के डेलीगेशन आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर वहाँ पे व्यापार बढ़ता है, वहाँ पे बिज़नेस बढ़ता है, वहाँ पे फॉरेन करेंसी आती है। अगर यही चीज़ दिल्ली में होगा, इतना बड़ा कि एक वक्त में मैं कहता हूँ कई एग्जीबिशन हो जाए। और ये जो एग्जीबिशन हॉल होते हैं, मंडपम नाम रखा गया इसका, हिस्टोरी से निकाला गया। अच्छा, जब इसके अंदर कोई आएगा, एक सीधी सादी सी साफ़ सुथरी सी बिल्डिंग बनाई जाती, कहीं पर भी कोई भी कंट्री में ये बनेगा तो वो उसको अच्छे से अच्छा क्लासिकली, एक स्वैगी, एक खूबसूरत तरीके से बना देगा। लेकिन इनके काम में इंडिया का मैंने देखा है, कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, कोई बड़े से बड़ा इवेंट हो, अपने इतिहास को नहीं भूलते, अपने कल्चर को नहीं भूलते, अपनी सभ्यता को नहीं भूलते, अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे रंगों को उसमें ढालते हैं, सारी चीज़ों को उसमें पेश करते हैं, हम ये हैं। अगर किसी के माइंड में कोई वही पुरानी वाली चीज़ें हैं कि सपेरों का देश है। अच्छा, ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो चेहरा है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, यानी कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। कि एक वक्त में बिल्कुल ही डूबी हुई इकनॉमी थी, कुछ साल पहले चले जाएं, 30-40 साल पहले बहुत ही बुरी कंडीशन थी। अब देखें तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकनॉमी बन गया और दुनिया की फास्टेस्ट तरीन इकनॉमी है, और कुछ ही अरसे में और देशों को भी बीट करने वाले हैं। तो ये एक अलग ही रंग है। और इंडिया जैसे कंट्री जो 30-40 साल पीछे चले जाए तो ये लोगों के लिए ज़्यादा शॉकिंग है, कंट्रीज़ के लिए, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए, कि यार ये देश इतनी तेज़ी से तरक्की कर गया, ये देश इतनी तरीके से कैसे तरक्की कर रहा है। तो सारी चीज़ है कि अगर आप अपने कंट्री से लॉयल हैं, आप अपनी कंट्री से ईमानदार हैं, आप अपने आने वाली नस्लों के भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं, तो आज आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होंगी। आज आपको अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। आज आप अपने कंट्री की तालीम पे, सेहत पे फोकस करना होगा, कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई इन्होंने, थोड़ा सा इनका ये तरीक़ेकार चेंज था, अभी इन लोगों का अच्छा लगा। और इनकी वीडियो से इस एग्जीबिशन हॉल है, मंडपम जो हॉल है, इसके हवाले से और डिटेल पता चली
योगा के हवाले से उन्होंने पूरी वॉल डेलीकेट की हुई है, जिसमें योगा के हवाले से बताया गया, कल्चर के हवाले से बताया गया। और G20 में पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो है वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने इसकी तारीफ़ की। और जो कॉरिडोर बनने वाला है उसके हवाले से भी जिक्र हुआ, लेकिन कॉरिडोर का मामला थोड़ा सा दुनिया में जो मामलात चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता हुआ लग रहा है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।